बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह OMR शीट मिलेगी और 1 से लेके 20 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको OMR शीट में ही भरने होंगे। तो देखिए, पहला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 14587/1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। इसका मतलब पूछ रहा है ये कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रश्न है इसको हम ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिया है। क्यों 8 से हमने गुणा किया है? क्योंकि 8 से गुणा करने पे इसमें सभी क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो जब हम 1250 को 8 से हमने गुणा किया तो ये बन गया 10,000 और ऊपर हमने 8 से गुणा करके बिना हल किए ऐसे ही यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 जीरो है। तो जितने जीरो होते हैं ऊपर अंश में उतने अंक के बाद ही दशमलव लग जाएगा। इसका मतलब इसका आपका उत्तर होगा कि ये दशमलव के कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 4 स्थानों के बाद। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है 1, ये गलत है, 2 ये गलत है, 3 ये भी गलत, 4 ये जो सही है कहाँ पे है, डी में सही है। तो डी वाला हमारा ये है। तो डी वाले को हम इस तरह पूरा अच्छी तरीके से एग्जाम में डी वाले को फिल कर देंगे। बस ये काम हमें पेपर में करना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि लासा, किसका लासा, 132 और 288 ये दो संख्याएं हैं और इनका लासा जो है मीन्स लघुत्तम समापवर्तक 3168 है। तो इन्हीं संख्याओं का आपको मासा बताना है, महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो हमने आपको बताया था इसका एक सूत्र होता है कि मासा और गुणित लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल। हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो मासा हमने यहाँ लिखा, तो लासा कहाँ जाएगा, इधर बटे में, मतलब संख्याओं के गुणनफल के नीचे। तो संख्याएं क्या है, 132 और 288। तो हमने लिखा 132 गुणित 288 संख्याओं का हो गया गुणनफल और लासा आ गया नीचे और लासा है 3168। अब जब बच्चों आप इसको गुणा भाग करके हल करोगे तो आपका ये आंसर आएगा 12। ठीक है। अब आपका ये 1 मार्च को बोर्ड का एग्ज़ाम है तो इतना डीपली नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं है कि आपको गुणा भाग करके भी हम दिखाएं। ठीक है, आप पहले से ही सब कुछ समझ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जब इसको हल करेंगे आप 12 आएगा। तो 12 कहाँ पे है, डी में है। तो इसका मतलब ये जो आपका डी वाला है इसका मतलब दूसरे का भी डी सही है। तो दूसरे का भी आप इस तरह डी जो है, ये डी जो है हमारा बाहर निकल गया थोड़ा, आप पेपर में आराम से भरना। ये डी वाला हम आराम से इसको फिल कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि जो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या कितनी होती है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये हमने एक द्विघात बहुपद लिख दिया, x² + 5x + 6 = 0। तो इसमें x पे घात कितनी है, 2। तो किसी भी बहुपद में जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसलिए इसके शून्यक भी 2 होंगे। तो 2 कहाँ लिखा है, आपका बी वाले में। इसका मतलब तीसरे क्वेश्चन का जो आप ये बी वाला सर्कल है आप इसको पेपर में ब्लैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है कि एक भिन्न का अंश उसके हर के 2 गुने से, अंश जो है वो हर का कितने गुना है, 2 गुना। तो अगर हम हर को x लिखें यहाँ पे तो अंश हर का 2 गुना, तो x का 2 गुना कितना हो गया, 2x, और 2 गुने से 1 अधिक तो +1। ठीक, आगे लिखा है यदि हर में हम 3 जोड़ दें तो ऊपर 2x + 1 जो अंश है वो तो वही रहेगा, नीचे का जो हर x है अब हर में जब हम 3 जोड़ेंगे तो x + 3 हो जाएगा। तो ऐसा करने से भिन्न का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमने बराबर क्या लिख दिया, 1। अब देखिए ये 2x + 1 है तो हमने 2x + 1 लिख दिया और x + 3 का जब 1 में तिरछा गुणा होगा तो ये x + 3 हो गया। अब ये 2x है हमारा और ये जो x है लेफ्ट साइड में इसको हम इधर ले आए, माइनस का हो गया। तो इधर क्या बचा, सिर्फ ये 3। अब ये प्लस का 1 जब हम उधर ले गए तो माइनस का 1। तो 2x से x घटाया तो x बचा और 3 से 1 घटाया 2। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 2। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न हमारी मेन ये थी। वो कह रहा था जो अंश है
वो हर के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 1 5 और बटे नीचे x का मतलब 2। तो हमारी भिन्न हो जाएगी 5/2। अब 5/2 किस में है, a में। इसका मतलब चौथे का a वाला सही है। तो चौथे का हम a जो है ये हम ब्लैक कर देंगे, इसका a वाला। आराम से OMR शीट पर पेपर में आप इसी तरह जो है बिल्कुल इसको ब्लैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि x + 3y = 6 तो x व y के मान हैं। ये देखिए a में दिया है 0 6, तो जो पहला होता है x का मान होता है, दूसरा y का, मतलब 0 x का है और y 6 का है। इसी तरह b में 3 1, c में 1 3 और d में 4 2। तो सही कौन है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले 0,6 है तो हम x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पर 6 रखेंगे। तो हमारा समीकरण था x + 3y = 6, तो हमने लिखा x + 3y = 6। अब पहले हमने 0,6 को चेक किया, तो यहाँ पे x की जगह पे ये हमने 0 रख दिया और फिर ये प्लस है, ये 3 है गुणित y की जगह पे हमने 6 रखा। तो 6 3 कितना हो गया, 18। जबकि राइट साइड में कितना है, 6 है। अगर मान रखने से लेफ्ट और राइट बराबर हो जाते तो सही हो जाता। अब यहाँ पे राइट में 6 है और हमारा एक्स वाई का मान रखने से 18 आया। इसका मतलब ये 0,6 पहला वाला जो है ये आपका गलत है। अब हम इसको चेक करेंगे 3,1 इसको। तो अब इसी में हमने x की जगह पे ये 3 रख दिया और प्लस लगाया, फिर 3y 3 लिखा, कोई चिन्ह नहीं तो गुणा y की जगह पे फिर क्या रखा, 1। तो ये 3 है और 3 1 जा 3 हुआ, 3 3 कितना हो गया, 6। तो 3,1 इसमें रखने से लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। तो इसका मतलब x + 3y = 6 में एक्स वाई का मान ये 3,1 है, x3y1। तो बी वाला पाँचवें का सही है। तो 5 का क्या करेंगे हम, इसमें ये बी वाला जो है इसको हम ऐसे ब्लैक कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, यदि 1/x² + 6 = 1/10 तो x का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा ये कि 1/x² + 6 = 1/10। तो हमने x² + 6 का 1 में तिरछा गुणा कर दिया, तो x² + 6 ही रहेगा और 1 के सामने 10 है तो 10 एक कम, ये 10 हो गया। फिर ये +6 जो है जब उधर गया 10 की तरफ तो -6 हो गया, इधर रह गया x², 10 से 6 गया 4, x² = 4। तो x = 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस करके लिखा है। अगर आपके 2 ऑप्शन मान लो पेपर में लिखे हों, एक लिखा हो x = 2 और दूसरा लिखा हो x = ±2, तो x का x² = 4 तो आप जानते हैं x बराबर कितना होता है, 2 होता है। आप करते हैं इस चीज़ को, जब कॉपी पे आप प्रैक्टिस करते हैं कि x² = 4 तो x = 2, तो ये सही तो है। बट अगर +-2 लिखा है तो फिर x = 2 को आप सही नहीं करेंगे, फिर x = +-2 को आप सही करेंगे। तो ये लिखा है बी वाले में, इसका मतलब आपका बी वाला करेक्ट है। तो आप 6 का ये बी वाला सर्कल जो है हमारा थोड़ा बाहर निकल रहा है, आप आराम से पेपर में भरिएगा, एग्जाम में बाहर ना निकलने पाए। हमने आपको OMR शीट कैसे भरी जाती है ये दिखा दिया 6 क्वेश्चन में। अब हम उसमें फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आप OMR शीट खुद भर लेंगे। अब हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान क्या होगा। तो बच्चों जब भी मूल बराबर होते हैं आपको याद होना चाहिए, तब d बराबर क्या होता है, 0। और d का मतलब होता है b² - 4ac बराबर 0 की जगह पे 0। अब b होता है समीकरण में x का गुणांक, तो x का गुणांक देखिए -12 है, तो b की जगह पे हमने -12 लिखा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। माइनस का माइनस, 4 का 4 गुणित a होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक 3 है तो a की जगह पे हमने 3 लिख दिया। c गुणित c होता है अचर पद आपका ये k है, तो इसलिए c की जगह पे k लिख दिया। अब 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये माइनस का माइनस हमने लगाया,
4×3 12 के, ये 12 के हो गया और बराबर 0 की जगह पर 0। अब -12 के आप अगर इस तरफ ले जाएं दाहिनी तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 के, तो इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ 144। वही हमने लिखा 12 के बराबर 144। अब अगर के साथ का 12 हटेगा तो कहाँ जाएगा, 144 के नीचे, तो के बराबर 144/12। 12 से आप 144 को भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 कहाँ पे है, डी वाले में, तो डी वाला आपका ये करेक्ट है। सी बी ए ये सब गलत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े गौर से देखिएगा। ये आपका त्रिभुज ABC बना हुआ है, ये आधार BC है, इसके समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है और PQ और BC में, ये PQ और BC में 1:3 है। तो हमने लिखा PQ/BC बराबर 1/3, ये हमारा दिया है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अनुपात PQ इस PQ और BC में होगा वही अनुपात ये इतनी AP और ये फुल AB में होगा। वही हमने लिख दिया कि PQ/BC बराबर AP/AB। लेकिन हमें AP के बाद क्या है, PB, इसमें अनुपात निकालना है। तो हमने लिखा ये AP बटे, ये नहीं लिखेंगे, हमें निकालना है AP/PB। तो हमने लिखा AP/PB। तो AP की जगह पर तो हमने AP ही लिखा, लेकिन PB जो है ये देखिए इतना PB है। तो PB के लिए अगर हम इस पूरी भुजा से ये ऊपर वाली घटा दें तो PB बच गया कि नहीं। तो हमने लिखा AB माइनस AP, AB माइनस AP। तो AP कितना है, देखिए AP के सामने 1 है तो AP की जगह पे हमने 1 लिखा। AB के सामने 3 है तो AB की जगह पर 3 लिखा, माइनस AP की जगह पे 1 लिखा। तो ऊपर 1 है, 3 से 1 गया 2। तो AP और PB में जो अनुपात हमारा निकला, जो पूछ रहा था, वो कितना निकला, 1/2। तो 1/2 इसमें कहाँ पे है, ए वाले में। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है आपका। ये B C D ये सब गलत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा की होती है। यह आपकी बुक में प्रमेय है, आपके सिलेबस में, कि जब कोई भी भुजा त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे। बी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि बिंदु -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो -2,6 ये हमने दिखा दिया, -2,10 ये हमने दिखा दिया, ये रेखाखंड हो गया। इसका मध्य बिंदु हमने C मान लिया और C के निर्देशांक H, K मान लिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो ये x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2 हो जाता है। तो x1 + x2/2, x1 का मतलब -2 आपका है, अब प्लस x2 आपका कितना है, ये भी -2 है, और नीचे अपान क्या होता है, 2 होता है। तो -2 -4 हो गया, और नीचे आपका ये 2 है, भाग कर दोगे तो -2 आ गया। तो पहला निर्देशांक क्या आ गया, ये -2 आ गया। तो यहाँ पे -2 आपका सम 3 में है। चलिए अच्छा दूसरा निकाल के देते हैं, y1 + y2। तो y1 आपका ये 6 है, प्लस y2 आपका 10 है, और नीचे बटे क्या होता है, 2 होता है। तो 10 6 16, 16/2 का मतलब 8। तो आपका आ गया -2,8। तो -2,8 कहाँ पे है, C में है। तो C वाला विकल्प आपका सही है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी। तो हमने यहाँ पे चित्र में समझाया है, आप बिना चित्र के भी इस सवाल को याद रख सकते हैं। जब भी कहे इस टाइप में कोई बिंदु दिया हो और कहे y अक्ष से दूरी, तो आप x को आंसर मान लो। ये x होता है, ये y अक्ष से दूरी कह रहा है, तो आंसर आपका क्या हो गया, x यानी 3। अगर कहता x अक्ष से दूरी तो आप दूसरे वाले को y को आंसर मान लेते 4। तो यहाँ पे y अक्ष से कह रहा है तो आप किसको आंसर मान लोगे, 3। बस इतना याद रखो, y अक्ष की पूछे दूरी, y अक्ष से दूरी, तो आप पहला आंसर आपका होगा। x अक्ष से दूरी पूछे तो आपका दूसरा आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर 3 है, तो ये बी वाला आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा है, सेक थीटा बराबर 2। तो थीटा का मान क्या होगा, 30, 45, 60, 90। तो हमारा क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 2, ये हमने लिख लिया। सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस।
तो अगर सेक थीटा 2 है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1/2। और टेबल में 1/2 कॉस कितने का मान होता है, cos 60 का। तो 1/2 की जगह पे हमने लिख दिया cos 60, इधर cos थीटा की जगह पे cos थीटा। अब दोनों तरफ से अगर cos हटा दो तो आपका थीटा बराबर क्या बच गया, 60 अंश। 60 अंश कहाँ पे है, सी में, तो सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि cos थीटा बराबर sin थीटा। जहाँ पे थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 अंश से कम है, तो थीटा किसके बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन है, 0, 30, 45, 60। तो हमने अपना सवाल लिखा cos थीटा बराबर sin थीटा। फिर हम साइन को इधर ले आए तो ये बटे में चला गया। तो जब ये बटे में चला गया तो साइन की जगह पे क्या बचा, 1। कुछ बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में कि साइन को अगर इधर चला गया तो इधर 0 बच गया, 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। अब cos बटे साइन का मतलब क्या होता है, cot थीटा बराबर 1। अब टेबल में 1 जो है cot 45 का मान होता है, इसलिए 1 की जगह पे हमने क्या रख दिया, cot 45। इधर cot थीटा की जगह पे cot थीटा, दोनों तरफ से cot कैंसिल हो जाएगा तो आपका थीटा बराबर हो गया 45। तो आपका सी वाला इसका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है 3 cot a बराबर 4, तो सेक ए का मान क्या होगा। तो हमने लिखा 3 cot a बराबर 4, ये 3 यहाँ से हटा तो पीछे चला गया। और cot का मतलब होता है आधार बटे लंब, तो 4 आपका आधार हो गया, 3 लंब हो गया। लंब आधार अगर पता है तो कर्ण हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं, अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5। इसका मतलब कर्ण बराबर हो गया 5। इस तरह हम त्रिभुज बना लेंगे। हमें सेक ए का मान निकालना था तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया। अब जिस कोण की बात होती है उसके सामने की भुजा को लंब कहा जाता है, तो लंब 3 है इसलिए यहाँ पे हमने 3 रख दिया। ये आपका आधार होगा तो आधार 4 था, हमने यहाँ 4 रख दिया। कर्ण आपका 5 निकला था तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। हमें निकालना है सेक ए, तो सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो सेक ए आपका हो गया 5/4। तो 5/4 ये बी वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा है 2 आकृतियाँ जिनके आकार समान है, आकार का मतलब एक जैसे बने हों, परंतु उनके अमाप, अमाप का मतलब नाप, ये समान न हो, तो उन्हें क्या कहते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, वृत्त, और ये क्या है, ये भी वृत्त है। दोनों के आकार समान है मतलब दोनों गोल गोल हैं, लेकिन दोनों के माप बराबर नहीं है, तो ऐसी आकृतियों को क्या कहा जाता है, समरूप कहा जाता है। तो सी वाला इसका विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में समांतर श्रेणी दी है 4, 10, 16, 22 का सार्वांतर। तो सार्वांतर को डी बोला जाता है, डी का मतलब सार्वांतर होता है। और ये कैसे निकालते हैं, कोई भी समांतर श्रेणी हो तो उसके दूसरे पद से पहला पद घटा दो। तो दूसरा है 10 माइनस पहला है 4, ये तो 10 से 4 घटा दो तो कितना आ गया 6, तो सार्वांतर 6 आया। इसका मतलब ये बी वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि किसी परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, चक्री चतुर्भुज की, त्रिभुज की, समचतुर्भुज। तो जैसे ये आपका कोई वृत्त है, अब इसके जो परिगत आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज का मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये परिगत का मतलब वृत्त को टच करता हुआ। तो ऐसे में इसकी चारों साइड जो ये हैं ये बराबर होती हैं, और चारों साइड बराबर का मतलब होता है समचतुर्भुज। तो ये समचतुर्भुज आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है कि 2 त्रिभुज समरूप होंगे, मतलब 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे, संगत कोण बराबर हों, ये सही बात है। जब भी 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं तो वो समरूप होते हैं, ये सही बात लिखी है। संगत भुजाएं समान अनुपाती हों, ये भी सही है। अगर 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वो दोनों समरूप होते हैं। तो ये दोनों बातें सही हैं। इसका मतलब जिसमें लिखा सी वाले में दोनों ए और बी, तो इसको हम टिक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, लिखा है समुद्र किनारे स्थित किसी पहाड़ी, ये आपका समुद्र हो गया, नीचे पानी भरा है, ये पहाड़ी ए बी हो गई। लिखा देखने पर एक नाव जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 अंश है, सी बिंदु पर नाव हो गई और ये पहाड़ी का अवनमन कोण यहाँ पे बन रहा है कितना 30 अंश। तो अवनमन में ऐसे लाइन समांतर खींच दी जाती है आधार के,
तो ये 30, तो ये भी आपका हो गया 30। फिर लिखा है 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। ये नाव जा रही पहाड़ी की तरफ। मान लो 4 मिनट में वो यहाँ से आ गई कहाँ पर, डी बिंदु पर। अब इसका पहाड़ी का अवनमन कोण कितना बन गया, 60। तो ये 60, तो इस लाइन को इससे मिला दें तो ये भी कहा जाएगा आपका 60। ठीक। अच्छा, कह रहा उसे किनारे तक पहुँचने में कुल कितना समय लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 4 मिनट लग रहा है। अब हमें निकालना है डी से ए तक पहुँचने में कै मिनट लगेगा। तो देखो ज्योमेट्री में ये जो 60 अंश है ये इस त्रिभुज बी सी डी के बाहर बना हुआ है। तो अगर ये 60 है तो ये भी इतना हिस्सा हो जाएगा आपका 30 अंश। 30 और 30 मिला के 60 हो गया, क्योंकि बहिष्कोण बराबर होता है दो अंतःकोणों के योग के। अब अगर ये 30 अंश है तो इसके सामने भुजा सी डी भी पड़ रही है, और ये 30 अंश है तो इसके सामने भुजा बी डी पड़ रही है। तो बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब हो गया कि जो सी डी है वो किसके बराबर हो गई, बी डी के बराबर हो गई। अब हम इस त्रिभुज में अगर लें ए बी डी में, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में ये कोण क्या है, 60। तो यहाँ पे हम कॉस लेंगे, cos 60। क्यों, क्योंकि हमें आधार और कर्ण की ज़रूरत है। आधार क्या है, ए डी, ये हमें निकालना है कि डी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा, और कर्ण क्या है, बी डी। तो आप जानते हो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ए डी ये हमको पता नहीं, और बी डी, देखिए बी डी किसके बराबर है, इस सी डी के, और सी डी का मतलब 4 मिनट। तो बी डी की जगह पे हो गया 4, तिरछा गुणा कर दो तो 2AD हो गया, बराबर इधर 4 का 1 में गुणा तो 4 हो गया। तो आपका AD बराबर हो गया 4 और 2 आ गया बटे में नीचे। तो AD बराबर 4 से 2 को भाग हुआ तो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ तक 4 मिनट, तो यहाँ से यहाँ तक लगा 2 मिनट, तो 4 2 6, तो कुल टाइम लगा आपका 6 मिनट। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये बी वाला इसका जो है ये 6 मिनट यहाँ पे है, ये वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है लास्ट। एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ये आपका वृत्त हमने बना दिया, ये व्यास है। अब व्यास के सिरों पर, तो व्यास के सिरे कौन है, ए और बी। तो ए पर एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं इस तरह, और बी पर आप खींच सकते हैं। तो किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 और 1 2 होती है। तो सी में 2 लिखा है, सी वाला विकल्प आपका सही है। तो बोर्ड एग्ज़ाम तक आपका पेपर 1 मार्च को है, और हम हर दिन आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको हल कर लीजिए, आराम से आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं। और इसके लिए हमारा चैनल जो है यस कोचिंग आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन आराम से पहुंचता रहे।